हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो इंडियन पॉलिटी हमारी है उस इंडियन पॉलिटी में जो हम बुक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, जो बुक हमारे रेफरेंस के लिए हम लेंगे तो वो हमारी जो इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था के नाम से जो बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उस बुक को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी जो होती है तो उस इंडियन पॉलिटी में पूरी राज्य व्यवस्था आ जाती है, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधायिका हो, ठीक है, न्यायपालिका हो, जुडिशल सिस्टम हो, जुडिशल रिव्यू हो, विभिन्न प्रकार के जो हमारे कमीशंस होते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो। ठीक है, तो कम्प्लीटली हम जो है इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। और मित्रों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। और फ्रेंड्स, जो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उस एम लक्ष्मीकांत की बुक का जो पहला ही चैप्टर है वो पहला ही चैप्टर है मित्रों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कैसे हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई थी। केवल और केवल किस कारण से? केवल और केवल व्यापार करने के माध्यम से। ठीक है, केवल उसका जो एक मंतव्य था वो व्यापार करने का था। तो उससे जब स्टार्ट होया, यानी उसने शासन करना स्टार्ट किया और कैसे जाकर के फिर हमारे देश पर 200 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का शासन रहा, तो उसी को जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स, जो है इस चैप्टर के माध्यम से हम ब्रिटिश सत्ता का हमारे देश पर जो राज हुआ उसका हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसे ही हमारा मित्रों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम जो है इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करेंगे, छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला ही चैप्टर। और पहला ही जो चैप्टर है वो हमारा रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। क्लियर है। तो देखना, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में, पहला पॉइंट क्या है, भारत में ब्रिटिश सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, यानी ये पृष्ठभूमि की हम पहले चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठभूमि के बाद हम जो है पहले जो एक्ट आया था यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट निकल करके आया था, पहला ही जो हमारा देश में शासन चलाने के लिए जो एक्ट यानी अधिनियम निकल कर आया उसकी हम फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सन 1600 ईस्वी की बात है और उसमें क्या हुआ कि EIC, ठीक है, यानी मित्रों हम जो है पूरे चैप्टर में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC के नाम से ही यहाँ पे उसको हम जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। क्या करा, देखो सन 1600 ईस्वी की बात है और सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए। ठीक है, केवल और केवल उनका मंतव्य क्या था? ध्यान से सुनना आप। उनका मंतव्य केवल इतना था कि व्यापार करना यानी बिजनेस करना उनका मंतव्य था। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यानी महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम है उस एलिजाबेथ प्रथम ने उनको जो है चार्टर यानी अधिकार पत्र, यानी उन्होंने एक अधिकार पत्र निकाल दिया कि भैया आप जाओ और जाकर के आप वहाँ पे जो है व्यापार कर सकते हो। ये अधिकार उन्होंने किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी मित्रों ध्यान रखना, ये एक कंपनी है और कंपनियों को तो आप जानते ही हो, उनका तो व्यापार करना ही सबसे महत्वपूर्ण जो पर्पज होता है तो वो यही होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, दो बात हमने चर्चा की, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल वे में आपको कंप्लीटली समझाता चलूँगा। नेक्स्ट कहता है मित्रों कि कंपनी जिसके कार्य हैं अभी तक सिर्फ व्यापार कार्यों तक सीमित थे, यानी कंपनी के काम जो सिर्फ अभी तक व्यापारिक है, यानी मैंने कहा आपको कि कंपनी का काम क्या था? केवल और केवल व्यापार करना।
ठीक है, केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से वो आई थी। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, सन 1600 ईस्वी की तो बात थी क्या कि वो व्यापार करने के लिए आई। क्लियर। अब कह रहा है कि कंपनी जिसके कार्य सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, सन 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार उसने प्राप्त कर लिए। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या कि सन 100 यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखें तो 165 साल के बाद क्या कह रहा है कि सन 1765 ईस्वी कब। अब मित्रों मैं यहाँ आपको इतिहास में लेकर के चलता हूँ। देखो क्या हुआ कि 1764 की बात है, बक्सर का युद्ध हुआ। क्लियर है। तो बक्सर का जब युद्ध हुआ बिहार में बक्सर में, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है मित्रों, जो रॉबर्ट क्लाइव जो था, तो उस रॉबर्ट क्लाइव ने मित्रों सन 1765 ईस्वी में, कब, सन 1765 ईस्वी में उसने जो है इलाहाबाद की संधियाँ की थी। ठीक है, इलाहाबाद की 3 संधियाँ हुई थी। तो और उस समय जो राजा था वो एक तो था शाह आलम द्वितीय, एक था मित्रों अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और एक और था जो मेरे को अभी जो है रिकॉल नहीं हो रहा। तो 3 जने थे, इन तीनों के साथ उसने जो है 3 संधियाँ की थी। क्लियर है। तो यही बात है कि सन 1765 ईस्वी में जो है उसने जब इलाहाबाद की संधियाँ की, तो उस इलाहाबाद की संधि के तहत ही मित्रों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार जो कंपनी जो थी उस कंपनी को प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो ऐसे मित्रों यहाँ पे फिर वो रेफरेंस निकल करके आता है कि कैसे जो है मित्रों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उन्होंने दीवानी के अधिकार प्राप्त किए थे। यानी दीवानी का मतलब आप सिंपल सा ये समझना कि पैसों से संबंधित जितना भी लेन देन होता है ना, यानी राजस्व रेवेन्यू से संबंधित और दीवानी न्याय से संबंधित, वो मामले आते हैं दीवानी में। क्लियर है। यानी एक दो दीवानी और दीवानी और फौजदारी, इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है इसकी भी मैं जो आपके लिए अलग से जो है वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप इतना यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैसों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो मामले आते हैं मित्रों दीवानी मामले में। ठीक है। और जितने भी सज़ा से संबंधित मामले होते हैं, ठीक है, या फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो सभी जो मामले आते हैं मित्रों वो मामले आते हैं फौजदारी मामले। यानी उनको हम क्या कहते हैं, फौजदारी मामलों की गिनती में हम उनको गिनते हैं। क्लियर है। तो ये हमने चर्चा कर ली कि यहाँ पे मित्रों क्या कह रहा है कि कंपनी के कार्य सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे। लेकिन आगे क्या हुआ कि सन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी मित्रों क्षेत्रीय शक्ति का मतलब यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के उसने अधिकार प्राप्त कर लिए। यानी इन तीनों क्षेत्रों पर उसने जो है अधिकार प्राप्त कर लिया दीवानी से संबंधित, तो फिर वो उसका क्षेत्रीय शक्ति हो गई। क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये हमने कर लिया। आगे कहते हैं कि 1858 में सिपाही विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। इन मित्रों फिर 1857 के अंदर जब भारत की यानी 1857 की जब क्रांति हुई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो ब्रिटिश थी यानी ब्रिटिश जो सत्ता थी उसको ये लगा, यानी जो महारानी एलिजाबेथ जो चार्टर के द्वारा जब वो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि कंपनी जो व्यापार कर रही थी और कंपनी का जो क्षेत्र शक्ति थी इन तीनों के ऊपर, तो वो उस मामले में वो कंपनी जो विफल रही है। और फिर आगे उसने क्या किया कि 1857 में तो युद्ध हो ही गया, और 1858 के अंदर मित्रों एक एक्ट निकल के आएगा 1858 में कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम के माध्यम से फिर ये कंपनी को तो मित्रों समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कंपनी करेगी सिर्फ व्यापार, और जो प्रशासन और जो राज करने का उत्तरदायित्व किसने ले लिया, राज करने का उत्तरदायित्व मित्रों ब्रिटिश ताज ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, राज करने का जो उत्तरदायित्व है वो प्रत्यक्षतः ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। यानी ब्रिटिश जो ताज है, ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश की जो सरकार है उसके पास ये अधिकार चला जाएगा कि वो राज करेगी, वो प्रशासन चलाएगी, वो जो भी कुछ काम करेगी वो सारा काम ब्रिटिश सत्ता ही करेगी। क्लियर है। आगे देखो क्या कहता है कि यह शासन 15 अगस्त सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। वही बात है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिल गई, तब जाकर के मित्रों भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता का जो है अंत हुआ। ठीक है। तो ये मित्रों मैंने आपसे चर्चा की कि कैसे जो है मित्रों एक कंपनी थी सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के उसने अधिकार प्राप्त किए। फिर जैसे ही
जैसे ही 1857 के अंदर जब युद्ध हुआ, तो 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भैया ये कंपनी जो है भारत में सत्ता करने में विफल रही है, तो सारा जो उत्तरदायित्व है हम अपने हाथों में ले लेते हैं और अब जो राज चलाएंगे वो सिर्फ हम ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपसे चर्चा कर दी। अब मित्रों जो एक्ट आएंगे, यानी मैंने आपसे चर्चा की थी कि सन 1773 का सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट निकल के आएगा, तो उसी के अभी आपसे हम जो है चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। यानी पहला एक्ट जो आया था वो आया था सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, बहुत ही मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा है जो पहली बार निकल कर आया था, और इसमें कुछ प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसकी हम इसमें चर्चा भी करने वाले हैं, तो ध्यान से आप सुनते रहना। ठीक है, पहला एक्ट है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, यानी मैंने आपसे कहा था ना कि 1773 से उसने तो व्यापार करना स्टार्ट किया और 1857 तक उसने व्यापार किया, और 1858 के एक्ट में जाकर के फिर ब्रिटिश सत्ता ने अपने, यानी ब्रिटिश सरकार जो थी उसने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। यानी कंपनी ने जो शासन किया कब तक किया, 1773 से 1858 तक। 1858 के बाद तो जो राज करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। ठीक है, तो देखो स्टार्ट हम कर रहे हैं, और देखो क्या कहता है, ये कहता है पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहला ही एक्ट है और इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी जो काम कर रही थी उस कंपनी के कामों को हमने नियमित किया, यानी हमने उसको रेगुलेट किया, हमने उसको कंट्रोल भी किया। तो उस करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम, यानी ब्रिटिश सरकार ने जो पहला एक्ट जो लेकर के आई वो पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट मित्रों कहता है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन जो करेगी कंपनी, ठीक है, और राजनीतिक कार्य भी जो करती थी कंपनी, उन दोनों को मान्यता हमने दे दी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। ठीक है, यानी ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 तक की जो बात हम कर रहे हैं, तो उसी में कह रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम है। इसके माध्यम से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को हमने मान्यता दी कंपनी के, और साथ ही कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव भी यहाँ पे रखी गई। अब देखो मित्रों, प्रॉपर्ली अधिनियम की विशेषताओं की अब हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है मित्रों। पहला प्रावधान है और बहुत वहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल करके आएगी, और वो बात निकल करके आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है, कह रहे हैं पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर को, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो उसका सीधा सा आंसर आप ये देना 1773 में, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि पदनाम, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल हमने बना दिया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल हमने बना दिया, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, यानी उसकी हेल्प के लिए हमने एक 4 सदस्यीय एक जो हमारी कार्यकारी जो काउंसिल होती है, यानी कार्यकारी जो परिषद है उसका हमने गठन किया। और कह रहे हैं कि उल्लेखनीय कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। यानी मित्रों क्या कह रहा है, अगर आपसे ये पूछ ले कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और ऐसे पहले गवर्नर, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल पहले वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है। तो एक फैक्ट यहाँ पे ये निकल कर आया, क्वेश्चन बनता है, दूसरा यहाँ पे ये निकल कर आया। क्लियर है। नेक्स्ट मित्रों क्या करें, नेक्स्ट प्रावधान की बात करें, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे कहा था मित्रों क्या कि सन 1700 जो हमने बात की थी 1600 ईस्वी में तो वो व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में कंपनी व्यापार करने के लिए आई, यानी सन 1600 ईस्वी में कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, और 1765 में
उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार उसने प्राप्त किए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मद्रास और बम्बई, इनके जो गवर्नर थे, उन गवर्नरों को भी हमने किसके अधीन कर दिया, हमने कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। यानी ये जो इनके गवर्नर है वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही रहेंगे। और कह रहा है कि सन 1773 से पहले क्या था, 1773 से पहले ये था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होते थे वो अलग अलग थे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के वो अधीन नहीं थे, वो अपने सेपरेटरी रूप से अपना कर्तव्य और अपना जो काम होता था वो करते थे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल सही बात है मित्रों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला ही पहला क्या करा है कि भारत में पहला ही पहला जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया वो कब किया गया था, तो इसका आंसर होता है मित्रों सन 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई वो हमारे इंडिया में पहला ही पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था सन 1774 में। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट यहाँ पे हुए। और मित्रों कई बार यहाँ से पूछा गया है, तो आप इन बातों को ध्यान से जो है ध्यान रखना। ठीक है, और नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट प्रावधान क्या कहता है, देखो कह रहा है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया। यानी मित्रों कंपनी के जो कर्मचारी होते थे तो वो क्या करते थे कि कंपनी जो है उनको जो वेतन देती थी, जो उनको सैलरी देती थी, वो कंपनी उनको कम देती थी। तो कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे कि वो निजी व्यापार भी करते थे, यानी वो 2 नंबर का धंधा भी करते थे और उसके माध्यम से वो भारतीय लोगों से उपहार भी लेते थे। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो कर्मचारी निजी उपहार लेते थे, निजी व्यापार करते थे या जो गिफ्ट वगैरह लेते थे, उसको जो उसने सबको प्रतिबंधित कर दिया, या किसी प्रकार से कोई रिश्वत लेते तो कंपनी के इन सभी कामों को ब्रिटिश सत्ता के द्वारा वहाँ पे फिर प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट प्रावधान क्या कहता है, नेक्स्ट प्रावधान कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी क्या कह रहा है कि इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कंपनी की गवर्निंग बॉडी बना दी एक। उस गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर जो है वो क्या करती थी, कंट्रोल करके रखती थी। क्लियर है। और फिर आगे कहते हैं इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके ऊपर ये उसने बंदिश लगा दी कि भैया राजस्व से मामले हो, नागरिक और सैन्य संबंधी किसी प्रकार का मामला अगर होगा तो ब्रिटिश सरकार को आपको इसको बताना आवश्यक होगा। क्लियर है। तो मित्रों एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट निकल के आया। ठीक है। सन 1765 में मैंने आपको बताया इलाहाबाद की संधि हुई। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार यहाँ से पूछा गया कि इलाहाबाद की संधि कब हुई या किन किन के मध्य हुई। ठीक है। सन 1600 ईस्वी में कंपनी व्यापार करने के लिए आई। 1765 ईस्वी में उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के उसने अधिकार प्राप्त किए। क्लियर है। बंगाल का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल हमने बना दिया। और ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहा आपने कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। फिर मैंने आपको कहा कि सन 1774 ईस्वी में हमने पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, कलकत्ता में। और पहला ही पहला भारत में एस्टेब्लिश किया हुआ ये सुप्रीम कोर्ट था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है। और कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने वाला जो एक्ट था वो भी कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समराइज कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों आपको ये इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे मैंने आपको इतनी समय में अभी ये सब बातें आपने रिवाइज करी, तो इसी प्रकार से आपको मित्रों याद रखना है। और मित्रों मैंने जो है मेरे आपके बारे में आपको नहीं बताया, तो मैंने जो है ये जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की, ये बुक को मैंने मित्रों बहुत ही बार पढ़ा है मैंने। यानी आप उसको अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी बार पढ़ा तो आप उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। ठीक है। यानी मित्रों अगर आप मानो तो मैंने इसको बुक को जो है मित्रों 40+ बार पढ़ा है। अब आप इस बात का विश्वास भी नहीं करेंगे, तब जाकर के मित्रों मैंने आपको इस समय में
यानी अभी जो मैंने आपको समराइज़ किया कि ये इतनी 1773, 1774, 1765, सन 1600 ईस्वी, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। तो ये मैंने आपको इसके द्वारा जब मैंने इनको इतनी बार पढ़ाया तब जाकर के मैंने इतने कम समय में आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया है। तो आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे कंप्लीटली, मैं आपको पूरी पॉलिटी की यहाँ पे बुक कंप्लीट करवा दूंगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक प्रावधान की, एक एक शब्द की मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपको यहाँ पे जो आनंद आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। और जो भी मेरे साथी जिन्हें मित्र ये समझते कि पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, आप एक बार विश्वास करके मेरे साथ बने रहना। आप जो है पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे कहीं भी, और बहुत ही यानी नेग्लिजिबल आपकी जो है संभावनाएं हो जाएगी क्वेश्चंस को गलत करने की। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दी। अब देखो मित्रों, नेक्स्ट एक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो क्या कहता है, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट निकल के आया, और उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि सन 1781 का एक्ट और निकल करके आया था। इसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं थे, इसलिए मैंने आपको यह लिखा भी नहीं है। और जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो बस इसमें यही हम देखते हैं कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट निकल करके आया था, ठीक है। तो यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना मित्रों, इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी खामियां रह गई थी, तो उस खामियों को सुधारने के लिए ही 1781 का हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी लेकर के हम आए थे। बस यही इतना सा इसका प्रावधान है। क्लियर? और नेक्स्ट अब हम चर्चा करें तो नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 1784 का अब हम पिट्स इंडिया एक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार मित्रों एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि कौन से अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भी जाना जाता है, 1773 की, ठीक है, 1784 के, 1857 के। तो इस प्रकार से मित्रों आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दे दिए जाते हैं। तो इनके जो नाम हैं, यानी इनके जो अलग से विशेष जो नाम हैं, उन विशेष स्पेशल नेम्स को भी आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? तो देखो क्या कहता है, कह रहा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसमें पहला प्रावधान है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक यानी अलग अलग कर दिया। यानी मित्रों राजनीति से संबंधित मामले और व्यापार से यानी बिजनेस से संबंधित मामले, इन दोनों को ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। यानी मित्रों आप सिंपल सी भाषा में ये समझना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 1600 ईस्वी में जब कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी ना, तो वो जो है परमिशन लेकर के आई थी। किन से? ब्रिटिश सरकार से। तो परमिशन लेकर के जब वो ब्रिटिश सरकार से आई, तो ब्रिटिश सरकार ने, मैंने आपको कहा था कि उसने एक चार्टर निकाला ब्रिटिश, यानी मैंने कहा था ना कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आई। तो यही प्रावधान है कि यानी वो समय समय पर वो जो ब्रिटिश सरकार है वो उस कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिनियम बना रही है, यानी एक्ट बना रही है। जैसे हमारे देश में भी जब सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जब वो कोई कानून बनाती है तो उस कानून के माध्यम से ही तो विभिन्न प्रकार के प्रावधान करती है। यानी जैसे उसने महिला आयोग कानून, यानी जैसे महिला आयोग बनाया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक है, सन 1990 में वो एस्टेब्लिश हुई। तो यानी सन 1990 में एक्ट आया और उसके माध्यम से 1992 में जब वो एस्टेब्लिश हुई, तो उस एक्ट के माध्यम से ही तो उसने जो है उसमें प्रावधान बताया कि हाँ इसमें एक महिला आयोग, यानी इसमें महिला आयोग जो है उसमें कितने सदस्य होंगे, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसके पास क्या शक्तियाँ होगी, महिला आयोग के पास क्या शक्तियाँ होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही प्रावधान निकल के आ रहे हैं कि जो एक कंपनी है, इस कंपनी को अधिकार दे रही है, बार बार में उसको रेगुलेट कर रही है ब्रिटिश सरकार इन अधिनियमों के माध्यम से। तो वो ये अधिनियम जो है ना, वो यही जो अधिनियम जो थे वो यही अधिनियम है, ठीक है। और फिर जब ब्रिटिश सरकार का राज यहाँ पे, यानी सॉरी कंपनी का राज जब 1858 में जब अंत हो जाएगा, तो जब फिर जाकर के ब्रिटिश सरकार वहाँ पे राज करने लग जाएगी। क्लियर है? तो यही कह रहा है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को यहाँ पे अलग किया, पहला प्रावधान ये है। नेक्स्ट क्या है कि इसने निदेशक मंडल को कंपनी की व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक हमने अलग बॉडी का यहाँ पे गठन किया। यानी मित्रों क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको कंपनी की व्यापारिक मामलों के अधीक्षण, यानी कंपनी की व्यापारिक मामले जो होंगे, व्यापार से बिजनेस से संबंधित जितने भी मामले होंगे, उन मामलों को जांचेगा, उन मामलों को परखने का मामला, यानी परखने की जो शक्ति जो दी, जो पावर जो दी, वो हमने दे दी किसको? निदेशक मंडल को। लेकिन मित्रों क्या हुआ कि राजनीतिक मामलों, यानी कहा था ना मैंने कि यहाँ पे राजनीतिक, ठीक है, यानी यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने आपको कहा कि राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामले, इन दोनों को इसने अलग किया, ठीक है।
अब कह रहा है कि वाणिज्य का मतलब यही होता है व्यापारिक मामले, ठीक है, यानी व्यापार से संबंधित मामले, कमर्शियल मामले। तो ये कह रहा है कि व्यापारिक जो मामले हैं ना मित्रों, इन मामलों के अधीक्षण की अनुमति हमने किसको दी? निदेशक मंडल को, ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब कह रहा है कि राजनीतिक जो मामले थे उन राजनीतिक मामलों के मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए हमने क्या किया? अलग बोर्ड बनाया। कौन सा बोर्ड बनाया? नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से हमने एक अलग से बोर्ड बना दिया। और कह रहा है कि इसके माध्यम से, इस नाम से हमने एक नए निकाय का हमने यहाँ पे गठन किया। क्लियर है? तो ये कह रहा है यहाँ पे कि दो यहाँ पे हमने जो बॉडी बना दी, एक राजनीतिक मामलों के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए और एक कमर्शियल मामले व्यापारिक मामलों के मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रावधान मित्रों क्या कहता है? नेक्स्ट प्रावधान मित्रों कहता है नियंत्रण बोर्ड को यह भी शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। यानी मित्रों जो हमने दूसरी बॉडी जो बनाई, जो हमने BOC बनाई, उस BOC को हमने ये पावर्स भी दी कि भैया आप क्या कर सकते हो, ब्रिटिश नियंत्रित जो भारत है, यानी कंपनी के दौरान जो नियंत्रित भारत है ब्रिटिश, उसमें सभी प्रकार के नागरिक मामले, सैन्य मामले या रेवेन्यू से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनका वो नियंत्रण भी कर सकती है, उनका वो अधीक्षण भी कर सकती है, उनकी जांच पड़ताल भी वो कर सकती है। क्लियर है? तो ये मित्रों सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बात निकल करके आएगी और वो क्या कहेगी? देखो मित्रों कह रहा है कि यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कह रहा है कि पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मित्रों कई बार यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि कब जो है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है मित्रों, याद आपको इसको रखना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो मैं आपके समक्ष जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके समक्ष रखूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बताते जा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, और वहाँ पे भी जब मैं आपके समक्ष क्वेश्चन रखूंगा तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पहला तो ये हमने कह दिया दो कारणों से महत्वपूर्ण था, और पहला तो ये हमने कह दिया। और दूसरा ये कह रहा है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार जो है उसको भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण करेगा। कौन? ब्रिटिश सरकार। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ये शक्ति ले ली कि भैया जो है हम क्या करेंगे, जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर चाहे प्रशासन से संबंधित मामले हो चाहे और कोई भी मामला हो, हम उस पर पूरा नियंत्रण इस एक्ट के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप रखते हैं। आगे के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, यानी 1813 का चार्टर एक्ट। हम इसको नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपके फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी कंप्लीट पॉलिटी हम जो है इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, विजय सिंह स्टडी ग्रुप के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। जिन्होंने भी मित्रों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन, जो घंटी का बेल होता है, उस घंटी के बेल के ऊपर दबाते ही आपको ऑल बटन आता है, उस ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और हाँ, मेरी जो इंडियन पॉलिटी, यानी जो पॉलिटी की जो NCERT जो होती है, ठीक है, पॉलिटी की NCERT मित्रों क्लास 6 की 7th की और 8th की, यानी ये दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी पहले। 8th क्लास की NCERT हमारी चल रही है पॉलिटी की, और उसमें 6वां लेसन मैंने आपको करवा दिया था। तो 7 जो लेसन है वो भी मैं जल्द ही इस चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ। तो ज़रूर से आप मित्रों उनको देखते रहिएगा। और हाँ, आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और भी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो या आर्ट एंड कल्चर हो, तो वे सभी हम इस पे ऊपर जो है करने वाले हैं। तो ज़रूर से आप मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मित्रों मैंने आपको जो आज पढ़ाया है उसको जो है, चलिए उसको एक बार हम समराइज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको जो है लास्ट में एक बार और समरी आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। और जैसे भी, यानी कभी भी हम जो है वीडियो में कोई भी चीज़ डिस्कस करेंगे तो लास्ट में हम जो है उसको एक क्विक रिविजन कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखो, सन 1600 ईस्वी में कंपनी व्यापार करने के लिए आई। ठीक है, सन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उसने दीवानी के अधिकार प्राप्त किए।
फिर 1765 में मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद में संधि हुई थी। सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधियाँ हुई। और इलाहाबाद की संधि के तहत मित्रों बंगाल बिहार और उड़ीसा की उसने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार यानी रेवेन्यू से संबंधित अधिकार कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने प्राप्त किए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार प्राप्त कर लिए। 1773 का फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, कंपनी का कार्य को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में पहला कदम। सन 1774 में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो निजी मामले और जो कंपनी जो गिफ्ट लेती थी, उपहार जो लेती थी निजी, वो सभी हमने जो 1773 के एक्ट के माध्यम से हमने उनको सभी को बंद कर दिया। फिर मैंने आपको कहा कि सन 1781 का एक्ट आया और उस एक्ट को हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहते हैं मित्रों उस एक्ट को? मैंने आपको बताया कि उस एक्ट को हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मैंने आपको उस एक्ट को बताया। फिर मैंने आपको बताया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मित्रों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सन के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर मैंने आपके इसमें कहा कि कंपनी के जो राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले, ठीक है, उन दोनों मामलों को हमने पृथक पृथक कर दिया। फिर मैंने आपको कहा था कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कि ये जो एक्ट है उसमें पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटिश नियंत्रित भारत को पहली बार हमने जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। दूसरा हमने कहा कि जो कंपनी जो थी यानी वो कंपनी जो व्यापार कर रही थी उस कंपनी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होगा किसका? ब्रिटिश सरकार का। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समरी करवा दी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन दोनों एक्ट की मैंने आपसे आज चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1817 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों वीडियो को शेयर करना ताकि सभी फ्रेंड्स सर्कल में आपके पास ये वीडियो पहुँचे। तो अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।